हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। जनरल फार्माकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट आज के वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये हमारे फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट फार्माकोडायनेमिक्स इन वन शॉट। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है फार्माकॉन जिसका मतलब क्या होता है ड्रग, एंड डायनेमिक्स जिसका मतलब क्या होता है पावर पावर। ओके, तो अगर इसका बात करें तो इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या काम करती है। तो हमने देखा था वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म करती है, फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये तो हो गई बॉडी की तरफ से बात, उसकी स्टोरी। तो हमेशा दोनों साइड की स्टोरी हमें पता होनी चाहिए, एक साइड की स्टोरी की बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो जब दूसरे साइड की स्टोरी हम देखते हैं कि अब ड्रग का क्या पैटर्न है, ड्रग कैसे काम करती है, तो ये हमारी सेकंड फेज ऑफ स्टोरी है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ड्रग कैसे काम करती है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा स्टोरी का तो दूसरा पार्ट आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आप पहला पार्ट एक बार जाके जरूर देख लेना, जिसमें हमने कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात की थी। तो अगर इसके हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सबसेलुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल। मतलब क्या है कि हमारा बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग को स्टडी होती है और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की किस पे, किसी ऑर्गन सिस्टम पे, सब सेलुलर या मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, जिसमें किसी भी रिसेप्टर का यूज नहीं होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या, रिसेप्टर मीडिएटेड, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम एक और बार ये जो मैकेनिज्म है इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं इनको अच्छे से हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने देखा टाइप ऑफ एक्शन, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या था, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, एंजाइम से भी कुछ हो सकता है, आयन चैनल एंड ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग तरीके का। फिर अगर हम रिसेप्टर मीडिएटेड देखेंगे तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो गया, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर हो गया, एंजाइमेटिक रिसेप्टर हो गया और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया। इन सब के बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड की, ठीक है, तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में सबसे पहले जो आता है अपने पास क्या आता है, फिजिकल एक्शन आता है, कि फिर उसके बाद केमिकल एक्शन पढ़ेंगे। तो फिजिकल एक्शन को याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, क्या है, रोड। रोड पे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हो, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कहाँ करते हो, रनिंग करते हो, कहाँ करते हो, रोड पे करते हो। तो रोड के लिए क्या होता है, वैसे रोड पे करनी नहीं चाहिए, ग्राउंड में करना चाहिए, बट रोड ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो रोड, आर फॉर रेडियो एक्टिविटी, लाइक आई, हमारा क्या हो गया, आयोडीन 131 हो गया जो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए यूज होता है। एफ ओ फॉर हो गया आपका ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस की थ्रू एक्शन होता है, लाइक आपका मैनिटॉल हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, या हमारा क्या ऑस्मोसिस का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है इससे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं मैनिटॉल से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्टिव एक्शन, लाइक चारकोल हो गया, केवलिन हो गया। आपने देखा होगा कि आपको बेचा जाता है चारकोल फेस वॉश, कि सारे डस्ट को क्या करता है अपने ऊपर एड्सॉर्ब करके निकाल लेता है, तो वो एड्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट वन ये आता है पर डिमल्टेंट। डिमल्टेंट क्या होता है, जो कफ सिरप में होता है, जैसे आप पता चल जब आपकी कफ में क्या होता है, गला एकदम आपका खराब रहता है, तो आप क्या करते हो, आप सिरप पीते हो तो आपको एक सूदिंग सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमर्टेंट इफेक्ट। तो वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा वो फिजिकल एक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल एक्शन के लिए तो सबसे पहले आता है एक एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स क्या करते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, गैस्ट्रिक HCl जो है उसको न्यूट्रलाइज करने वाला होता है हमारा एंटाएसिड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसिडिफाइंग एजेंट जो होता है वो हमारा जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज हमारा एल्कलाइजिंग एजेंट हो गया जो हमारा एल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक KMnO4 हो गया, I2 हो गया, इसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, जर्मीसाइडल एंड इनएक्टिवेट इंजेस्टेड एल्कलॉइड्स। हमारा जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये तो ये जर्मीसाइडल के रूप में यूज किए जाते हैं। दूसरा कैसे यूज किए जाते हैं, दूसरा हमारा यूज होते हैं ये कि जो हम एल्कलॉइड अगर पॉइजनिंग हो गई, एल्कलॉइड ले लिया तो उसको इनएक्टिवेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज चिडेटी है, सॉरी चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट EDTA है, EDTA हो गया आपका, फिर आपका BAL हो गया, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, पेनिसिलामिन हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में ही हम लोग काम करते हैं। लाइक हमारा जैसे डेस्फेरोक्सामिन भी एक इसका एग्जांपल है जो आयरन पॉइजनिंग में होता है। डिपेनिसिलामिन यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने वो जो हमारा किसके लिए यूज़ किया था, वो हमारा कॉपर पॉइजनिंग या इसी को विल्सन डिसीज, हाँ ये याद आ गया, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो पेनिसिलानामिन है, सॉरी पेनिसिलामिन, क्या बोल रहा हूँ आज मैं। ठीक है, ये हमारा कॉपर पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। या साथ में एक डिसीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल्सन डिसीज। ठीक है, क्या है, विल्सन डिसीज, और ये PYQ का क्वेश्चन है, GPAT में पूछा गया है। ठीक है,
तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल्स के थ्रू कैसे, सॉरी एंजाइम्स के थ्रू। केमिकल्स तो हमने देख लिया। ड्रग क्या करते, एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कम्पिटिटिवली और नॉन कम्पिटिटिवली। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इंड्यूसर, वहाँ हमने बात की थी माइक्रोसोमल एंजाइम्स के बारे में, तो वो वहाँ पे केवल माइक्रोसोमल एंजाइम्स की बात हो रही थी। यहाँ अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होंगे। अब जो एंजाइम इनहिबिट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्या कि उसको कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देना, और दूसरा होता है नॉन कम्पिटिटिवली इनहिबिट करना। तो सबसे पहले कम्पिटिटिवली इनहिबिट करने का क्या मतलब है, सबसे पहला क्या होता है, ड्रग शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। मतलब क्या कि जो ड्रग है, वो जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है, अगर उसके जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तभी वो कम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगी। और इनहिबिटर जो है वो जाके जहाँ पे एंजाइम को बाइंड होना चाहिए था वहाँ पे वो इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा। तो उसकी जगह पे वो जब बाइंड हो जाएगा तो वो उसको क्या करता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल का क्या मतलब होता है, द इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट का डोज बढ़ा दें तो इनहिबिटर की जो इनहिबिशन है इसको क्या कर देंगे, ओवरकम कर देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जाके क्या कर रहा है, वो जो पहले पहुंच जा रहा है वो बाइंड हो जा रहा है। ये कंपटीशन है वहाँ पे। कंपटीशन में क्या होता है कि अगर आप कोई रेस लग कर रहे हो तो रेस क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन में जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है कि सबस्ट्रेट और साथ में जो हमारा इनहिबिटर है, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो जो पहले पहुंचा वो बाइंड हो गया। तो अगर हम क्या करें कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके पहले पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग के एम बट डज नॉट अफेक्ट द वी मैक्स। ये क्या करता है कि आपका जो के एम है उसको इंक्रीज कर देता है, बट आपका जो वी मैक्स है उस पर कोई चेंज नहीं डालता है। समझिए बात को, वी मैक्स पे नो चेंज, के एम जो है वो आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इफ द ड्रग बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली टू द एक्टिव साइड, इफ द ड्रग बाइंड वेरी स्ट्रांगली टू द एक्टिव साइड सो दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड इवन बाई लार्ज डोज इन लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, इट कैन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कभी कभी क्या हो जाता है कि इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी देखने को मिलता है, बट वो चांस जो है वो कम होता है। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन के एम राइजेस एंड वी मैक्स डिक्रीजेस। समझ गए। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। अभी तक हम देख रहे थे कि के एम बढ़ रहा है बट वी मैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। बट कभी कभी क्या होता है, जब वहां पे अगर इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन लिखा है, देखो मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये पॉइंट जो होता है वो आपका नहीं मेंशन होता है, बस यहीं पे वो पॉइंट खत्म कर देते हैं। यहाँ से ये जो दो पॉइंट है ये नहीं होता है। ठीक है, तो के एम जो है वो हमारा क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं मैक्लिस कांस्टेंट, और वी मैक्स जो है वो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, मैं मेंशन करना भूल गया था, के एम जो है वो मैक्लिस कांस्टेंट है, वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर आपका केवल नॉर्मल पूछा है कि भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तो आप बोलोगे के एम इंक्रीज होता है बट वी मैक्स पे कोई चेंज नहीं होता, बात खत्म, सिंपल सा काम खत्म। बट अगर एक स्टेप आगे चला गया एग्जामिनर और उसने बोला कि वो इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि रिवर्सिबल जो है वो कॉम्पिटिटिव है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि के एम तो बढ़ ही रहा है बट वी मैक्स जो है वो आपका डिक्रीज होने लगता है। समझ के बात को। तो ये एक स्पेशल केस है जो मैंने मेंशन किया। बाकी ये जो नॉर्मल है ये हर जगह आपको मिल जाएगा। समझ के बात को। इसके कुछ एग्जांपल देख ले, लाइक प्यूरिनॉल जो है वो जैंथिन ऑक्सीडेज के साथ बाइंड होता है, वो किसके थ्रू होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के साथ ये थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बिडोपा बेंजरजाइड जो है, जो डोफा डिकार्बोक्सिलेज के साथ बाइंड कर रहे हैं, वो भी हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। अगर फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन जो है वो कम्पीट करते हैं किसके साथ, एस्टाइलकोलिन के साथ, किसके लिए, कोलिनेस्टरेज के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम आगे बात करें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं हमारे पास, यहाँ पे जो ड्रग का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी बाइंड कर सकते हैं। और इट बाइंड टू द डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम। और ये क्या होता है, वहां पे हमने देखा था कि जहाँ पे वो एक्टिंग साइट थी वहीं पे बाइंड हो रहा था, एक्टिव साइट पे, और ये एक दूसरी साइट पे बाइंड हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, जो दूसरी साइड है उसको हम लोग एलोस्टेरिक साइड बोलेंगे। एक्टिव साइड पे हमारा क्या हो रहा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर रहा था, ये नॉन कॉम्पिटिटिव हमारा एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेगा। और दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज इनसरमाउंटेबल, दैट इज इनहिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ सबस्ट्रेट। की डोज बढ़ाने से हमारा जो इनहिबिशन है वो नहीं कम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन वी मैक्स में डिक्रीज हो जाएगा, और के एम जो है वो आपका कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एस्टाजोलामाइड हो गया, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, नॉन कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। एस्प्रिन, इंडोमेथासिन जो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, वो नॉन कम्पिटिटिवली इनहिबिशन होता है। समझ गए बात को। तो ये था हमारा नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे क्या, रिसेप्टर मीडिएटेड के बारे में। ठीक है,
तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, क्योंकि अभी हम लोग आगे पूरा फार्माकोडायनेमिक्स खत्म करने वाले। साथ में लाइक करो यार वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, शेयर कर नहीं रहे हो। लगातार क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग से अगर हम क्रैश कोर्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ व्यूज़ है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसा करोगे तो चीज़ें कैसे चलेंगी, थोड़ा सा इंक्रीज करो चीज़ों को। चलो, तो सबसे पहले अगर बात करें तो रिसेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट दिया था हमारे को लैंगले ने, ठीक है, लैंगले साहब थे, उन्होंने रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। और कब दिया था? 1878 में, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसेप्टर रिसेप्टर इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑफ द ड्रग विथ फंक्शनल कोरिलेट्स। मतलब जहाँ पे स्पेसिफिक ड्रग जो है वो बाइंड करती है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मोस्टली प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होता है? ड्रग प्लस रिसेप्टर मिलके क्या बनाते हैं? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वहाँ देखने को मिलता है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब कुछ इसमें चीजें होती है लाइक एफिनिटी और इफिकेसी, दो तीन चीजें होती है, उसके बारे में दो तीन टर्म्स होते हैं, उसको समझ लो। एफिनिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। मतलब क्या है कि ड्रग है, अब हमें ये पता है कि कोई भी ड्रग कितनी इफेक्टिव होती है, कि भाई ये ड्रग है इतनी देर में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो उससे हम लोग उसकी इफिकेसी या इफेक्टिवनेस के बारे में पता करते हैं। बट कोई ड्रग जाके रिसेप्टर से कितने अच्छे से बाइंड हो रही है, वो उसकी क्या होती है? एफिनिटी को इंडिकेट करता है। तो एफिनिटी क्या होता है? एबिलिटी टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। और अगर हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो वो इफिकेसी होती है। इट इज द एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। बाइंड तो कर लिया, बाइंड करने के बाद उसको एक्टिवेट करने का जो रिसेप्टर को एबिलिटी होती है, वो क्या होता है? हमारे इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। कभी कभी क्या होता है, ये उल्टा भी काम कर देता है, डीएक्टिवेट भी कर देता है। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक वेरी करती है। अब ड्रग में भी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक एक्टिविटीज। अब ड्रग जो है उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटीज के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एगोनिस्ट आता है। एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है? इट एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब क्या, जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए वैसा इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, उसको एक्टिवेट करके। इसमें क्या होता है? एफिनिटी भी होती है और मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी दैट इज +1 होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमल कितनी हो सकती है? +1 हो सकती है। फिर एन एगोनिस्ट इज अ कंपाउंड दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड करेगा और क्या करेगा? एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ये प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या? अगला जो आता है वो आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट भाई साहब क्या करते हैं? एंटागोनिस्ट भाई साहब, इट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन अ रिसेप्टर ऑन द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स। मतलब क्या होता है कि जो रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का एक्शन होता है उसको रोकता है, तो जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स होता है वो भी रुक जाता है, बट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या है? खुद का कोई इफेक्ट नहीं है, बट जो इफेक्ट करने वाला है उसको रोक दिया भाई ने। तो इनकी एफिनिटी तो है क्योंकि बाइंड किया, बट कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? इसकी 0 है। नेक्स्ट आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? इट एक्टिवेट अ रिसेप्टर। रिसेप्टर को तो एक्टिवेट करता है, बट क्या करता है कि ये अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। मतलब उल्टा इफेक्ट, अगर वहाँ पे पेन घटाना था तो ये पेन बढ़ा देगा, वहाँ पे ब्लीडिंग कम करनी थी तो ब्लीडिंग बढ़ा देगा। मतलब उसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इनवर्स एगोनिस्ट। इसका क्या होता है? एफिनिटी होती है, बट इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो क्या? माइनस में होती है। अभी हमने देखा ना, -1 से +1 था, तो इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो क्या? निगेटिव होती है। नेक्स्ट आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है? इट एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। मतलब क्या है कि ये क्या करता है कि बीच का एक सब मैक्सिमल इफेक्ट तो प्रोड्यूस कराता है, बट जो फुल एगोनिस्ट अगर इसके साथ दे दिया जाए तो इसको क्या करता है कि उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देता है। समझ गए बात को? हैव एफिनिटी एंड इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी सब मैक्सिमल दैट इज बिटवीन 0 टू +1 के बीच में होता है। A partial agonist produce a biological response but cannot produce a 100% of the biological response even at very high dose। मतलब क्या है कि अभी हमने देखा कि एगोनिस्ट जो था वो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी एक्टिविटी +1 थी, बट पार्शियल एगोनिस्ट रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस कर सकता है, बट चाहे इसकी हम जितनी भी डोज बढ़ा दें, बट ये एगोनिस्ट जितना दैट इज 100% रिस्पॉन्स जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। समझ गए बात को? अब एक छोटा सा टर्म है लिगेंड। लिगेंड हमारा लैटिन वर्ड लिगेंड से मिलकर बना हुआ है, जिसको मतलब होता है टू बाइंड। इट एज अ मॉलिक्यूल विच अटैच सेलेक्टिवली टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स और साइट्स। मतलब किसी भी रिसेप्टर और साइट पे सेलेक्टिवली जाके जो बाइंड होता है, एक मॉलिक्यूल है, उसको हम लोग मतलब जो मॉलिक्यूल्स एक सेलेक्टिव साइट्स पे बाइंड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? लिगेंड्स। अब थोड़ा सा हम लोग फुल और पार्शियल एगोनिस्ट, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में एक हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं। ठीक है, कि एगोनिस्ट तो समझ में आ जाता है, बट फुल और पार्शियल में लोग कंफ्यूज होते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? इनकी +1 होती है, इसकी 0 से +1 के बीच में, जिसको ये हमारा मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। रिस्पॉन्स मैक्सिमल सब मैक्सिमल। एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू फुल एगोनिस्ट नहीं, ये क्या होता है कि फुल एगोनिस्ट के
इसको के लिए एज एन एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा। एग्जाम्पल आपका मॉर्फिन हो गया, ये ब्यूप्रेनॉर्फिन हो गया। जैसे फुल एगोनिस्ट क्या है, यहाँ से जाके पूरा मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस किया 100%। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा कि कम अबाउट 50% 40% ऐसा इफेक्ट जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट प्रोड्यूस करेगा। समझिए बात को। तो अभी हमने क्या देखा कि एगोनिस्ट मतलब एफिनिटी और मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। एंटागोनिस्ट में क्या है, एंटागोनिस्ट हमारे पास उनके पास एंटागोनिस्ट के पास एफिनिटी तो है बट कोई इफिकेसी नहीं है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है। पार्शियल एगोनिस्ट के पास इफिकेसी एफिनिटी दोनों है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से 1 के बीच में। इनवर्स एगोनिस्ट जो है वो क्या हो, उनके पास इफिकेसी भी है एफिनिटी भी है बट वो इफेक्ट जो है वो उल्टा प्रोड्यूस करते हैं, तो -1 हो जाती है उनकी वैल्यू। समझिए बात को। तो ये बात थी सिंपल से हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड जो मैकेनिज्म होते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से रिसेप्टर हमने बात की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर है कौन सा है, वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCRB जिसको बोलते हैं। क्या है, दीज आर द हेप्टाहेलिकल सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इनको हेप्टाहेलिकल और सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट होते हैं, इसीलिए इनको सर्पेंटाइन या हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर बोला जाता है। जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। When all 3 units are joined together along with GDP, जी प्रोटीन इज इनएक्टिव। जब तीनों पॉइंट अगर ज्वाइंट रहते हैं तो जी प्रोटीन इनएक्टिव रहता है। देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक पहला पॉइंट समझेंगे, सर्पेंटाइन क्यों बोला गया इनको, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसको हेप्टाहेलिकल या सर्पेंटाइन बोला गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 यूनिट है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये तीनों यूनिट अगर एक साथ ज्वाइन है जीडीपी के साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको ज्वाइन दिख रहा है, तो ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब यहाँ पे आके एक एगोनिस्ट इसके साथ जुड़ा, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो जीडीपी है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, तो बीटा और गामा यूनिट अलग हो गए, अल्फा यूनिट जो है वो अलग हो गया, तो वहां से जाके फिर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे भी था कि देखो यहाँ पे आया, फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर था, एटीपी आया, सीएमपी, फिर प्रोटीन काइनेज एक मिनट, फिर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन हुआ। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन के बाद हमारा आगे सेल रिस्पॉन्स दिखा, जो हम लोग अभी अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। अब इसका एक मैकेनिज्म सिंपल सा एक फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। सबसे पहले आया कि कोई भी एक एगोनिस्ट आके रिसेप्टर से बाइंड किया, समझ गए बात को, रिसेप्टर से बाइंड किया। अब जो जी प्रोटीन रिसेप्टर से उनकी क्या हुई, कपलिंग हुई, कपलिंग हो गई, कपलिंग ऑफ जी प्रोटीन टू द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के साथ वो बाइंड किया, बाइंड करने के बाद रिसेप्टर्स के साथ प्रोटीन की कपलिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, जीडीपी बाउंड टू अल्फा सब यूनिट एक्सचेंज विथ जीटीपी। अभी हमने देखा था कि अल्फा यूनिट के साथ जीडीपी था लास्ट इसमें, वो क्या करेगा, वो जीडीपी किस में कन्वर्ट होगा, जीटीपी से एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा कि जी प्रोटीन के जो अलग अलग सब यूनिट्स थे, दैट इज अल्फा बीटा गामा, वो डिसोसिएट होंगे। अल्फा जीटीपी, अल्फा जो है वो जीटीपी के साथ रहेगा और बीटा गामा आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अल्फा जीटीपी एंड बीटा गामा सब यूनिट जो होंगे वो रिलीज होंगे, और जिसके बाद जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे टारगेट से, या एंजाइम और आयन चैनल के थ्रू जाके टारगेट से बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, पहला कि इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या कि डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जी प्रोटीन, जो भी टाइप का जी प्रोटीन है, जीएस जीआई जीक्यू, उनके बेसिस पे उनका इफेक्ट होगा। अब ये तीनों प्रोटीन क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, उनके बेसिस पे क्या होगा, उनका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और अगला कि यहाँ तो खत्म हो गया अब, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक बार का जो एक प्रोटीन का सिस्टम है वो एक ही बार तो काम करेगा नहीं, उसको दोबारा वापस आना पड़ेगा अपने उसी फॉर्म में जहाँ पे अल्फा बीटा गामा ज्वाइन थे, जीडीपी साथ में ज्वाइन था, ताकि क्या करेगा वो, फिर दोबारा कोई साइमुलेशन हो तो फिर वो वापस उसी इसी पाथवे को फॉलो करे। तो उसके बाद क्या होगा कि साइमुलेशन स्टिमुलेशन, तो जीटीपीएज एंजाइम का स्टिमुलेशन होगा जो अल्फा सब यूनिट के साथ एसोसिएटेड है। फिर क्या होगा, जो आपका जीटीपी है वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जीडीपी में, और जब जीडीपी वापस से जीटीपी में कन्वर्ट होगा तो अल्फा सब यूनिट जो है वो वापस से बीटा और गामा सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा और फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। और फिर अगर कोई रिसेप्टर आके इसके साथ ज्वाइन होता है तो फिर से यहीं से सेम प्रोसेस ये चालू हो जाएगा। समझ गए बात को, मतलब क्या था, अल्फा सब यूनिट बीटा और गामा के साथ जुड़ा हुआ था, आया यहाँ पे कोई भी एगोनिस्ट जुड़ा, फिर कपलिंग हुई जी प्रोटीन रिसेप्टर्स की, उसके बाद जो जीडीपी बाउंड था अल्फा सब यूनिट के साथ वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, वो कन्वर्ट हो गया जीटीपी में। जीटीपी में कन्वर्ट होते ही क्या हुआ कि अल्फा और जीटीपी यूनिट एक साथ निकल गई और बीटा और गामा यूनिट एक साथ निकल गई। फिर जाके ये क्या करेंगे, टारगेट के साथ बाइंड करेंगे और जिस टाइप का जी प्रोटीन रहेगा, जीएस जीआई जीक्यू, उसके बेसिस पे वो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अगर और उसके बाद एक्शन प्रोड्यूस हो गया, फिर क्या होगा कि जीटीपीएज एंजाइम जो है, जो अल्फा सब यूनिट के साथ एसोसिएट रहेगा, वो स्टिमुलेट होगा और वापस जीटीपी को कन्वर्ट कर देगा जीडीपी में, एटीपी का यूज करके। देखो जीडीपी और जीटीपी में किसका डिफरेंस है, बस एटीपी का डिफरेंस है। तो एक एटीपी यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे वही एटीपी जो है वो निकल जा रहा है, यूज हो जा रहा है।
रहा है, फिर वो अल्फा सब यूनिट एसोसिएट करेगा बीटा और गामा सब यूनिट के साथ और वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। समझिए बात को, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट बनाने गए तो फिर परेशान रहोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। जितना सिंपल बना के रखोगे उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा पाथवे है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम समझते हैं कि 3 प्रोटीन मैंने बताया, जीएस, जीआई, जीक्यू। ये जो स्लाइड है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रोटीन का नाम आप याद रख लो और इनका एक्शन याद रख लो। जहां भी आप याद रख लोगे ना, आप बहुत ही ज्यादा आपके पास काम आने वाला है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है जीएस प्रोटीन, दूसरा आता है जीएस प्रोटीन में क्या होता है, ये जीएस मतलब स्टिमुलेटरी, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये क्या करेगा, हमारा एड्रेनालाइन एड्रेनल साइक्लेज को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सीएएमपी बढ़ेगा। एग्जाम्पल कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है बीटा रिसेप्टर्स में, वहाँ पे सीएमपी बढ़ेगा, वहाँ पे वो स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है, तो वो क्या करेगा, एड्रेनलिन साइक्लेज को डिक्रीज करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि सीएमपी डिक्रीज होगा और वहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन देखने को मिलेगा, ये अल्फा रिसेप्टर। तो अगर कभी भी आपको कोई भी बोले कि ये जो रिसेप्टर है वो जीएस प्रोटीन मीडिएटेड है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जीएस प्रोटीन मीडिएटेड मतलब हमारा एड्रेनलिन साइक्लेज बढ़ेगा, उससे सीएमपी बढ़ेगा और वहाँ पे स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। अगर जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है मतलब वहाँ पे इनहिबिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आगे आपको मैं कई जगह ये बताऊंगा कि भाई ये जीएस प्रोटीन मीडिएटेड है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वो यहाँ पे स्टिमुलेशन होगा। जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है, यहाँ पे इनहिबिशन होगा, तुरंत क्लिक होना चाहिए। ऐसे एकदम कॉन्सेप्ट बना लो। रीजन क्या है, ये रहा रीजन। अब एक तीसरा आता है जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड। जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड का सिंपल सा एक लाइन का काम याद रखो। ये क्या काम, इससे किस पे काम करता है, ये काम करता है हमारे पास फॉस्फोनिल लाइपेस, फॉस्फोलाइपेस सी पे काम करता है, जिससे क्या आता है कि IP3DAG जो है वो इंक्रीज होता है और वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सा इसको याद रखो कि जहां GQ वहां कैल्शियम और वहां पे जैसे जहां GQ वहां पे आपका कैल्शियम आयन आएगा और वहां पे क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बस इतना अगर आप याद रखोगे ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। जहां GQ वहां पे कैल्शियम और वहां पे आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये 3 प्रोटीन है, जीएस, जीआई, जीक्यू। इतना आप याद रखो, काम खत्म। जीएस स्टिमुलेट कर रहा है, जीआई जो है वो इनहिबिट कर रहा है, जीक्यू का काम है कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम मीडिएटेड। बस इतना याद रखोगे ना, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल। अब एक और पाथवे है IP3DAG, वो एक बार हम फटाफट से उसको देख लेते हैं कि IP3DAG पाथवे में क्या मेंशन है। इसमें क्या होता है, IP3DAG पाथवे का जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, फिर क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि फास्फोलाइपेस सी जो है वो आपका क्या हो जाता है कि एक्टिवेट हो जाता है। फॉस्फोलाइपेस सी आपका एक्टिवेट हुआ और वहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फोलाइपेस सी एक्टिवेट होने के बाद आपको PIP2 हाइड्रोलिसिस होती है। PIP2 हाइड्रोलिसिस क्या होता है, फॉस्फोफोटाइडाइल आइनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट। इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है और ये 3 पाथवे में, 2 पाथवे होता है, एक IP3 और दूसरा DAG। IP3 मतलब आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और DAG मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो IP है ये क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज कराता है और कैल्शियम आयन रिलीज कराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सेम यही चीज ये भी है, क्या करता है, DAG भी क्या करता है कि कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है प्रोटीन काइनेज से और प्रोटीन काइनेज हो जाता है एक्टिव और प्रोटीन काइनेज एक्टिव होता है तो हमें क्या बढ़ाता है, ये बढ़ाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब क्या है कि अभी हमने पीछे देखा जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड कहाँ से था, वो था IP3DAG पाथवे से। तो IP3DAG पाथवे का यही है कि वो कैल्शियम आयन रिलीज कराता है, उससे क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज जो हमारा इनएक्टिव है वो एक्टिव होता है और वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, सिक्रीशन बढ़ा देता है। ठीक है, समझ गया। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो IP3DAG पाथवे से कौन कौन से रिसेप्टर जाएगा, लाइक आपका अल्फा 1 रिसेप्टर हो गया, H1 रिसेप्टर हो गया, M1 M3 रिसेप्टर्स हो गए। तो ये आपके रिसेप्टर्स हैं जो IP3DAG पाथवे से काम करते हैं। समझिए बात को, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एकदम इसको दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक अगला रिसेप्टर जो है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर क्या होता है, द ड्रग बाइंड डायरेक्टली टू द रिसेप्टर लोकेटेड ऑन एन आयन चैनल विदाउट मीडिएशन ऑफ जी प्रोटीन। मतलब क्या कि रिसेप्टर कोई भी जो आयन चैनल पे लोकेटेड है वहां से डायरेक्टली ड्रग बाइंड करती है और एक्शन प्रोड्यूस कर देती है, कोई भी आपका जी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। दीज आर द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, लाइक इसमें क्या होता है कि हमारा इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिली सेकेंड का होता है, GPCR का जो होता है वो सेकेंड्स में होता है। अभी अगर हम एंजाइमेटिक रिसेप्टर देखेंगे उनका और न्यूक्लियर रिसेप्टर इनका आवर्स में होता है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गाबा ए हो गया, एनएम रिसेप्टर, एनएन रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर, लाइक रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट, एंड 5-HT3 रिसेप्टर जो होता है वो हमारा आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है। तो इसका एक मैकेनिज्म फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। कोई भी एगोनिस्ट आया और वो क्या किया, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में आके बाइंड कर लिया। फिर क्या होगा, ओपन द आयन चैनल्स। कोई भी जो आयन चैनल्स है, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड आयन चैनल्स, ये चैनल्स ओपन होंगे। फिर क्या हुआ कि फ्लो ऑफ आयन थ्रू चैनल्स, चैनल्स के थ्रू क्या होगा कि आयन का जो है वो फ्लो देखने को मिलेगा। और उस फ्लो के बाद क्या होगा कि या तो हाइपर पोलराइजेशन होगा या डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, फ्लो देखने को मिलेगा, उस फ्लो के साथ क्या, या तो हाइपर पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन होगा, और उसके बेसिस पे क्या होता है, हमारा टिश्यू रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। समझ गए बात को, हाइपर पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन के बेसिस पे हमारा टिश्यू रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एक इनहिबिटरी रिएक्शन होता है, एक हमारा क्या होता है, हमारा एक्साइटेटरी रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा कौन सा वो था, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर था। सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर। दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर हैज टू साइड्स, द ड्रग बाइंड्स ऑन द एक्स्ट्रासोलर साइड एंड द इंट्रासोलर साइड हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मोस्टली टायरोसिन काइनेज। मतलब क्या होता है कि ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे बाइंड करती है और उसका एक्शन जो है वो एंजाइमेटिक एक्शन जो इंट्रा सेलुलर साइड पे होता है। और मोस्टली जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा है, वो है टायरोसिन काइनेज। दिस एंजाइम कैन बी एक्टिवेटेड वाया जैक स्टैट पाथवे के थ्रू। इस एंजाइम को क्या कर सकते हैं, हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी एगोनिस्ट आया, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, रिसेप्टर के दो डोमेन है इसमें, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। वो आया एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे आके बाइंड कर लिया उसने। फिर क्या हुआ, उसका डाइमराइजेशन होता है, उस रिसेप्टर का क्या हुआ, डाइमराइजेशन हो गया। फिर क्या हुआ कि वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। इंट्रिंसिक काइनेज जो टायरोसिन काइनेज अंदर है उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वहाँ पे हमें जीन ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, और जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें क्या होता है, टिश्यू रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये सिंपल सा इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ठीक, तो बाइंडिंग क्या करता है, एगोनिस्ट आया, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड किया। फिर क्या हुआ, हमें रिसेप्टर का डाइमराइजेशन देखने को मिला। उसके बाद उसने क्या किया कि जो इंट्रिंसिक काइनेट एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करने के बाद जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है वो एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद हमें जीन ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, टिश्यू रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। समझ गए बात को। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम याद कर ले। सिंपल सा निमोनिक है, पिग साइटोकाइनिन। पिग मतलब प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, जी फॉर ग्रोथ हार्मोन। साइटोकाइनिन में जितने साइटोकाइनिन लाइक इंटरल्यूकिन हो गया, टीएनएफ अल्फा हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, टीजीएफ हो गया, ये सारे हमारे जो है वो एंजाइमेटिक रिसेप्टर हैं। और इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो कुछ ही नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो हम काउंट कर सकते हैं लाइक ऐसे, तो इनका क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। लाइक एंजाइमेटिक हो गया, साइटोप्लाज्मिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन पे हमें क्वेश्चन बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या, अगला अपना इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करें तो दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर स्लोएस्ट एक्टिंग, सबसे स्लोएस्ट एक्टिंग है। दीज में बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस। या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी के बेसिस पे इनको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई भी करते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर। बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर आर फाइनली एक्ट बाई न्यूक्लियर मैकेनिज्म। मतलब क्या, या तो साइटोप्लाज्म में है अगर तो वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाके एक्ट करेगा, और अगर वो न्यूक्लियस में है तो वो वहीं, तब तो फिर वो वहीं से एक्ट कर लेगा। तो इसके लिए कैसे, जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन है उसको अफेक्ट करके एक्शन करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसकी जो निमोनिक है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक की है सीजीएमपी ड्राइव, और न्यूक्लियर की है एसटीवी। तो इसको हम लोग फटाफट से देखते हैं कौन कौन से है। तो साइजो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सी मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जी मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एम मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड, प्री मतलब प्रोजेस्टिन, और ड्राई मतलब विटामिन डी। तो ये जो ड्रग्स है ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है। न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें तो सेक्स हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टी फॉर T3 T4 हो गया, और वी विटामिन ए हो गया। ठीक है, तो ये इतनी जो है वो इंट्रासेलुलर के रूप में काम करते हैं। पीछे हमने बताया एंजाइमेटिक, तो इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा जो रिसेप्टर का पूरा एक्शन था वो हमने खत्म कर लिया। मैंने बहुत ही सिंपल, और बहुत ही ऐसा सिंपल के चक्कर में मैंने कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करी हैं। सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हमने कवर कर रखा है, सो दैट आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। अब इसी के बाद एक छोटा सा पोर्शन बचता है डोज रिस्पॉन्स कर्व का। अब हम लोग फटाफट से वो देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो हम लोग फटाफट से उसको कवर कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या, डोज रिस्पॉन्स कर्व, दैट इज डीआरसी। डीआरसी क्या होता है, इट इज द ग्राफ बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड इफेक्ट प्रोड्यूस। मतलब अगर कोई भी ड्रग जो है, कितनी डोज हमने दी और उसका कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, अगर इसके बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या है, डोज रिस्पॉन्स कर्व, डीआरसी। टू टाइप ऑफ डीआरसी होता है, एक होता है क्या हमारे पास
क्वांटल और दूसरा क्या होता है ग्रेडेड। क्वांटल में क्या होता है कि जब अगर हम क्या करें उसकी क्वांटिटी बताएं कि लाइक उसको अगर हम किसी और ड्रग के साथ कंपेयर करें कि इस ड्रग का इतना था तो उसके रिस्पॉन्स तो उसके कंपेरिजन में ये इतना है, तो उसको अगर हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है क्वांटल होता है। ग्रेडेड में अगर उसकी हम क्वालिटी बताएं लाइक उसी के रिस्पॉन्स को अगर हम अलग अलग डोज पे कंपेयर करें कि ये ड्रग जो है इस डोज पे इतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, इस डोज पे इतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स। तो ये होता है क्वांटल एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट मीडियन इफेक्टिव डोज, दैट इज इसको हम लोग ED50 बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इट इज द डोज दैट विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट इन 50% पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को कोई डोज दे रहे हैं और जो डिजायर्ड इफेक्ट है जितना हमें चाहिए वो 50% पॉपुलेशन जिस डोज में आ जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्टिव डोज 50। इसका क्या मतलब है कि मोर इफेक्टिव डोज 50 वैल्यू लोअर द पोटेंसी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि अगर ED50 मतलब डोज अगर हमें ज्यादा देना पड़ रहा है तो मतलब क्या है ये ड्रग कम पोटेंट है, और अगर डोज कम डोज पे अगर ज्यादा एक्शन देखने को मिल जाए तो ड्रग हमारी जो है वो ज्यादा पोटेंट है। LD50 क्या होता है, LD50 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इट इज अ डोज दैट विल रिजल्ट इन अ डेथ ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिसीविंग द ड्रग। अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग की जो डोज पे 50% पॉपुलेशन मर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीथल डोज 50। मोर LD50 सेफर द ड्रग, जितनी ज्यादा LD50 होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, सेफ होगा ड्रग। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो ड्रग है, दो रिस्पॉन्स है, इसको हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं, इससे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे यहाँ पे। एक ड्रग ए है, दूसरी ड्रग जो है वो बी है। तो अगर हम ए ड्रग देखें तो ए ड्रग का जो स्लोप है वो हाई है, मतलब सॉरी बी ड्रग का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो बी ड्रग है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा है कंपेयर अगर हम बात करें तो बी जो है वो मोर इफिकेसियस है। बट ए अगर देखें तो ए की जो स्लोप है हाइट है वो कम है, तो मतलब ए की जो इफेक्टिवनेस है वो कम है। बट ए का इफेक्ट अगर आप देखो तो ए का इफेक्ट पहले प्रोड्यूस हो रहा है, बी का इफेक्ट जो हो रहा है वो ज्यादा कंसंट्रेशन लेके प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है बी की जो पोटेंसी है वो ए से कम है जो पहले स्टार्ट हो रहा है। देखो अभी फिर से एक बार इरेज करता हूँ इसको, फिर से समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रग का डोज है, तो ये कम डोज में इसने इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ए ने, बी काफी डोज के बाद प्रोड्यूस किया। तो बी का जो इफेक्ट है वो हमारे काफी डोज के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए बी जो है वो हमारी लेस पोटेंट है, ए ज्यादा पोटेंट है। बट बी का जो ग्राफ है वो ऊपर तक जा रहा है, मतलब बी ज्यादा इफेक्टिव है, ए कम इफेक्टिव है। तो इससे हम लोग इफिकेसी एंड पोटेंसी दोनों एक ग्राफ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ED50 और LD50 के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, थेरेप्टिक इंडेक्स। थेरेप्टिक इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ड्रग की सेफ्टी को मेजर करते हैं, रेशियो ऑफ द LD50 टू ED50। और ये जो पॉइंट है सेफ्टी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि थेरेप्टिक इंडेक्स में क्या मेजर होता है, पोटेंसी, इफिकेसी, सेफ्टी क्या मेजर होता है, तो सेफ्टी मेजर होता है। ड्रग हैविंग हाई थेरेप्टिक इंडेक्स आर सेफर, हैविंग लो थेरेप्टिक इंडेक्स मोस्ट लाइकली बी टू टॉक्सिक। मतलब अगर हाई थेरेप्टिक इंडेक्स का मतलब सिंपल सा क्या है, LD50 ऊपर है मतलब उनकी लीथल डोज ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा लीथल डोज है उतना ही हमारे पास डोज वेरिएशन के चांसेस रहेंगे। सपोज अगर कोई ड्रग है उसकी अगर लीथल डोज जो है वो 500 mg पे है, तो आप क्या करोगे कि हाँ ठीक है हम 100 mg 200 mg तक दे वो कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि अगर ओवरडोज भी करे पेशेंट तो एक बार में 2 टैबलेट खा रहा है, अगर 100 mg दे रहा है तो एक बार 5 टैबलेट खाएगा तब लीथल डोज में जाएगा। बट अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसकी लीथल डोज क्या है 10 mg ही है, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप अगर 5 mg की टैबलेट बना रहे हो, 2 टैबलेट खा लिया तो बंदा मर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वो देखते हैं। Potency, it is a measure of amount of drug that needed to produce a response, or drug producing the same response at lower dose are more potent, whereas those requiring the large dose are less potent। जैसे हमने देखा था A जो है वो ज्यादा पोटेंट थी कंपेयर टू B। Efficacy, it is the maximum effect produced by the drug। किसी ड्रग के द्वारा जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, उसकी इफिकेसी होती है। मोर द पीक ऑफ द कर्व ग्रेटर इज द इफिकेसी। जैसे हमने देखा था A की पीक कम थी, B की ज्यादा थी, तो B ज्यादा इफिकेसियस हो गया। Efficacy is the maximal response of a drug can produce. Potency is the measure of the dose that is required to produce a response। मतलब efficacy क्या होता है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो कोई ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है, और पोटेंसी क्या होती है कि वो डोज जो रिक्वायर होती है ड्रग को इफेक्ट प्रोड्यूस करने की। समझ के बात को, तो ये हमारा पूरा का पूरा था क्या, फार्माकोडायनेमिक्स का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ कंबाइंड इफेक्ट, जिसमें हम लोग कंबाइंड इफेक्ट, जिसमें हम लोग सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एलर्जिक एडवर्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। उससे पहले आज के लेक्चर्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग द पार्शियल अगोनिस्ट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, ABCD आप पढ़ना, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये सारे क्वेश्चन मैं जब अभी PYQ सॉल्व कराऊंगा तो उसी के साथ ये सारे क्वेश्चन भी मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। फिर GPCR एक्टिवेशन रिजल्ट इन विच सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, तो यहाँ पे आप देखो कि किस सीक्वेंस में GPCR का एक्टिवेशन होता है, वो आप मुझे आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द Vmax बट नॉट द Km।
A drug with high ED50 and high LD50 will have high potency, high safety, low potency, low safety, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वन इज विच रिसेप्टर टाइप इज द फास्टेस्ट एक्टिंग GPCR एंजाइमेटिक लिंक एनोट्रोपिक न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये 5 के 5 आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। यहाँ लास्ट का नंबर 3 हो गया, बट ये 3 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये नंबर होगा आपका 5, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, चलो ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि फार्माकोडायनेमिक्स भी कंप्लीट कर दिया। अब एक लास्ट लेक्चर और बचा, उसके बाद हमारा जनरल फार्माकोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चीज़ें कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक में हम कौन सा स्टार्ट करें फार्माकोलॉजी में, वो मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो उसके बाद हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। साथ में आप जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट सब कुछ मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, नोट्स एंड डेली कुछ क्विजेज वहाँ पे हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि अभी मैं काफ़ी चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, लाइक निमोनिक ट्रिक्स, काफ़ी पेजेस, फ्लैश कार्ड्स, वो सब मैं इंस्टाग्राम पे डेली डाल रहा हूँ। तो उसको आप जाके जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से सारे पेजेस हैं हमारे। नोट्स आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो भी कर सकते हो। और अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए कि आप चीज़ें कैसे अप्रोच करो, अपने एग्जाम को कैसे अप्रोच करो, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, अगर आपको ये सारे डाउट्स आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ये अभी सबसे सुटेबल टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है एक अच्छी रैंक स्कोर करने का। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर मेंटरशिप चाहते हो, तो अब अबाउट काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, जिनके फीडबैक्स भी मैं रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहाँ भी देख सकते हो कि क्या फीडबैक है स्टूडेंट्स का, जेन्युइन फीडबैक। तो आप जाके यहाँ से डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इशू आता है, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज रखा है मैंने। चार्ज रखने का केवल मोटिव इतना था, सो दैट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स आए। आई डोंट वांट अननेसेसरी क्राउड टू ज्वाइन। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी इशू आता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करो, मैं वहाँ से भी आपको असिस्ट करके वहाँ से भी हम लोग इस प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो चार्ज वहाँ पे मेंशन है, वो केवल 1 टाइम चार्ज नहीं है, वो अंटिल एग्जाम जब तक आपका नहीं होता तब तक हम मल्टीपल सेशंस करने वाले हैं उसके, ठीक। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।